नमस्कार। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग के एमसीक्यूज़ देखते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज आल्सो नोन एज, कि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को हम किस और नाम से जानते हैं। हमें पता है कि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को हम टोटल कॉस्ट या फुल कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम जो भी हमारी कॉस्ट आती है टोटल कॉस्ट को ही हम इसमें शामिल करते हैं, चाहे वो फिक्स कॉस्ट हो चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो। तो इस पहले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, द पीवी रेशो ऑफ ए प्रोडक्ट इज 0.4 and the selling price is ₹40 per unit. The marginal cost of the product would be, हमें पूछा गया है कि जो एक प्रोडक्ट है जिसकी सेलिंग प्राइस 40 है और जिसका पीवी रेशो, यानी कि पीवी रेशो मीन्स जो हमारा कंट्रीब्यूशंस है वो एक्चुअल में 0.4 यानी कि 40% है, और जो इसको प्रयोग करते हुए हमें उसकी वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। तो हमें पता ही है कि हमारा जो पीवी रेशो का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल, या फिर अगर हम यूनिट के हिसाब से निकालते हैं तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। तो जैसे ही हम इस इक्वेशंस के अंदर जो फिगर्स दी हुई हैं इसको पुट करते हैं, जो हमारी मिसिंग आइटम है वेरिएबल कॉस्ट वो निकल के आती है ₹24, यानी कि ऑप्शन बी। इसकी एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन के नीचे दी हुई है, तो आप इसको आसानी से वीडियो पॉज करके भी इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है कि हमारी जो सेल्स है वो 4 लाख बताई हुई है, वेरिएबल कॉस्ट 3 लाख, फिक्स कॉस्ट 75,000 हमें दी हुई है। इन्वेस्टमेंट जो दी हुई है वो हमें टोटल 1,50,000 दी हुई है। जो हमारा डिजायर्ड रिटर्न है वो 20% ऑन इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो हमारी 1,50,000 की जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर हमारी जो रिटर्न है वो हमें एक्सपेक्टेड है या डिजायर्ड है वो 20%, यानी कि 30,000 हमें एक्चुअल में उसकी जो रिटर्न्स है वो हमें मिलनी चाहिए। और एक्चुअल में हम कितना देख रहे हैं वो देखते हैं। 4 लाख में से वेरिएबल कॉस्ट जैसे निकालेंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 1 लाख, और 1 लाख में जब हम 75,000 फिक्स कॉस्ट को हम रिड्यूस करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो निकल के आता है 25%। एक्चुअल में हम 25,000 जो है वो अर्न कर रहे हैं, लेकिन 30,000 जो है वो हमारा डिजायर्ड हमारी जो इनकम है या होनी चाहिए, लेकिन जो डिफरेंस है उसका रेजिडुअल इनकम जो है हमारी वो -5,000 इसमें आएगी। तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन इस पेज पे और नेक्स्ट पेज पे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। 4 क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, हमें सेल्स दी हुई है जनवरी मंथ की 3 लाख, और हमें बताया हुआ है कि हमारी जो क्रेडिट सेल है वो 80% है, और जो हम क्रेडिट पीरियड अलाउ करते हैं क्रेडिट सेल्स पे वो 2 मंथ का है। हमसे पूछा हुआ है कि जो हमने अमाउंट कलेक्ट करनी है मार्च के अंदर वो एक्चुअल में अमाउंट कितनी होगी। तो ऑप्शंस ABCD हमें दिया हुआ है। तो जो हमारी सेल्स है जनवरी की वो 3 लाख है। 3 लाख जो हमारी टोटल सेल्स है इसमें कैश सेल भी इंक्लूड है और क्रेडिट सेल भी इंक्लूड है। तो क्रेडिट सेल्स हमारी 80% दी हुई है, इट मीन्स इसका 2,40,000, और हमारी जो एक्चुअल में जो सेल हुई है जनवरी की वो 2 मंथ के बाद ही हमें कलेक्ट होगी, यानी कि मार्च के अंदर। तो 3 लाख का 80% अगर हम देखते हैं तो 2,40,000 जो हमें कलेक्ट होगी वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, हमसे पूछा हुआ है कि ब्रेक इवन पॉइंट जो है कैन बी रिड्यूस्ड बाय, और इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें। अगर हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो रिड्यूस कैसे हो सकता है, जब हम सेलिंग प्राइस इंक्रीज़ कर देंगे, या वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस कर देंगे, या फिर फिक्स कॉस्ट रिड्यूस कर देंगे। हमें पता है कि हमारा जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है उसका फार्मूला हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ा है कि फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। तो जैसे ही हम इंक्रीज़ करेंगे सेलिंग प्राइस, जैसे ही हम इंक्रीज़ करेंगे सेलिंग प्राइस, तो उससे क्या होगा, हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारा पीवी रेशो भी उसी अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो हमारा जो है ब्रेक इवन पॉइंट रिड्यूस हो जाएगा।
सेकंड ऑप्शन हमें दिया हुआ है कि जो वेरिएबल कॉस्ट को रिड्यूस कर दे। जैसे ही हम वेरिएबल कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे हमारा कंट्रीब्यूशन फिर बढ़ जाएगा, तो फिर ओवरऑल हमारा ब्रेक इवन पॉइंट भी रिड्यूस हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शंस दिया हुआ है अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट को ही रिड्यूस कर देते हैं। अगर हमारा फिक्स्ड कॉस्ट को हम रिड्यूस करेंगे तो हमारा जो न्यूमरेटर है वो एक्चुअल में लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण हमारी फिक्स कॉस्ट जो है कम करने के बाद हमारा जो है ब्रेक इवन पॉइंट भी रिड्यूस हो जाएगा। तो इसके अंदर जो हमारे ऑप्शंस दिए हैं सभी के सभी सही हैं, तो यानी कि ऑप्शन इसका रहेगा डी, ऑल ऑफ दी अबोव। अब हमें छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पेपर में कई बार आया हुआ है। व्हेन देयर आर नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग विल बी। जब हमें पता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर केवल और केवल हम वेरिएबल जो कॉस्ट होती है उसी को ही कंसीडर करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, और जो हमारी अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है उसको हम टोटल कॉस्टिंग या फुल कॉस्ट के ऐड करके भी शामिल करके ही हम निकालते हैं। लेकिन इसमें दिया हुआ कि जब आपकी ना तो कोई ओपनिंग स्टॉक है ना ही कोई क्लोजिंग स्टॉक है, तो उस केस में क्या होगा। हमें पता है कि जब हमारा कोई ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता तो जितना भी हमने प्रोडक्शंस किया है वो सारा का सारा सेल हो जाता है। तो इस केस में हमारी जो फिक्स कॉस्ट होती है जो स्टॉक के अंदर वो हमारी ज़ीरो हो जाएगी, और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंतर्गत जो हमारा प्रॉफिट आएगा वही प्रॉफिट हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर भी रहेगा। तो दोनों के अंदर हमारा ऑप्शन जो है सी रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हम वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दोनों को ऐड करते हैं। लेकिन जब हमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं है, तो उस केस में दोनों वो समान रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 क्वेश्चन हमें दिया हुआ है मार्जिनल कॉस्टिंग इज आल्सो नोन एज। मार्जिनल कॉस्टिंग को हम किस और नाम से जानते हैं, तो इसमें ABCD ऑप्शंस दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है डायरेक्ट कॉस्टिंग। डायरेक्ट कॉस्टिंग के अंदर हम आपको पता ही है हम जितने भी हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है इसको हम इंक्लूड करते हैं, तो उसके अंदर चाहे वो सेमी फिक्स्ड है या वेरिएबल है, तो पहला ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ हम वेरिएबल कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर क्या करते हैं, हम जितनी भी हमारी फुल कॉस्ट है या टोटल कॉस्ट है उसको हम शामिल करते हैं, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं आएगा। वेरिएबल कॉस्ट का यहाँ मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारी कॉस्ट हो जाती है चेंज हो जाती है जो हमारे एक्टिविटी लेवल के अनुसार, तो ये भी ऑप्शन नहीं रहेगा। वेरिएबल कॉस्टिंग ही इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हम मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर केवल और केवल वेरिएबल कॉस्ट को ही इंक्लूड करते हैं किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7 का डी। अब 8 क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इंकर्ड बाय ए कॉमर्शियल एयरलाइन कैन बी क्लासिफाइड एज वेरिएबल। अब हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं कि हमारी जो ये नीचे हमें जो जितने भी खर्चे दिए हुए हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट है या हमारी जो पायलट्स सैलरीज है, डेप्रिसिएशन ऑफ एयरक्राफ्ट है, क्या ये हमारा वेरिएबल आय कॉस्ट में इंक्लूड होगा या फिक्स कॉस्ट में इंक्लूड होगा। आपको पता ही है कि जो हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट होती है वो हमारी फिक्स कॉस्ट होती है लीज के ऊपर, क्योंकि उसका किसी भी प्रकार से चेंज नहीं होती, चाहे वो पैसेंजर्स कम आए या ज़्यादा आए, या फिर हमारे जो एयरलाइन के ट्रिप हैं वो कम हो या ज़्यादा हो, उसका हमारी लीजिंग की जो हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये पहला जो ऑप्शन है ये फिक्स्ड रहेगा। सेकंड जो है पायलट सैलरी भी आपको पता ही है कि हमारा एग्रीमेंट या होता है या हमारा एक ऑफ़र लेटर देते हैं हम, जो हमारे एम्प्लॉइज़ होते हैं उनको हम फिक्स सैलरी या कुछ ये कह सकते हैं कि और अदर अलाउंसेस दिए जाते हैं, जो चाहे वो फ़्लाइट उड़ाए या ना उड़ाए, चाहे वो राउंड 1 लगाए या 2 या ट्रिप जितनी भी लगाए, तो उसको वो सैलरी फिक्स ही मिलनी है। तो ये भी हमारा ऑप्शन वेरिएबल नहीं रहेगा, तो ये भी रॉन्ग आंसर हो जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑफ एयर का डेप्रिसिएशन जो हमारा एयरक्राफ्ट हमने लिए हुए है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, तो वो भी हमारा फिक्स कॉस्ट ही होगा, क्योंकि उसका भी किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होता, चाहे हमारे पैसेंजर कम हो ज़्यादा हो, हम एयरलाइंस को उड़ाएं या ना उड़ाएं, तो ये भी फिक्स रहेगा। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है हमारा वेरिएबल नहीं होगा। तो वेरिएबल इसके अंदर जो हमारी कॉस्ट हो सकती है वो कौन सी हो सकती है,
जैसे फ्यूल का हमारा होगा वो वेरिएबल हो सकता है, पैसेंजर्स को जो हम मील्स देते हैं, भोजन देते हैं, तो वो हमारा वेरिएबल हो सकता है ना। या फिर जो हमारी एयरलाइंस जो होती है, लैंडिंग कॉस्ट होती है, जब लैंड करेगी तो वहाँ का जो जितनी बार करेगी वो कॉस्ट वो वेरिएबल हो सकती है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, तो इसको जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा। आप वीडियो पॉज करके इसको भी यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि टू कंसेक्यूटिव पीरियड्स में सेल्स एंड प्रॉफिट वर ₹1,60,000 और रिस्पेक्टिवली इन द फर्स्ट पीरियड, और सेकंड पीरियड में दिया हुआ 1,80,000 और ₹14,000। और हमें पूछा हुआ है कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, हमें पीवी रेशो निकालना है। पीवी रेशो निकालने का हमने फॉर्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या, चेंज इन प्रॉफिट और चेंज इन सेल्स। तो जैसे ही हम इसमें दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, हमारा डिफरेंस निकल के आता है, प्रॉफिट का निकल के आएगा 6,000, चेंज इन सेल का निकल के आता है 20,000। जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं हमारा आंसर आता है 30%। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑडिट्स फीस पेड टू एक्सटर्नल स्टैचुरी ऑडिटर्स इज ए पार्ट ऑफ। जो हम स्टैचुरी ऑडिट्स को जो हम ऑडिट फ़ी पे करते हैं वो एक्चुअल में हमारी किस कॉस्ट के अंदर शामिल होता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCD, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। हमें पता है कि जो हम स्टैचुरी ऑडिटर्स को जो हम फ़ी पे करते हैं वो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जाती है, और उसी के अंदर जितनी भी हमारी लीगल फ़ीस है, प्रोफेशनल फ़ीस है, उसी को हम पे करते हैं और वहीं पर इसको एलोकेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है संक कॉस्ट आर। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। जो संक कॉस्ट होती है वो पास्ट कॉस्ट होती है, जो हमारी पहले हो चुकी होती है और हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए इररेलेवेंट होती है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो होएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉट रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसके अंतर्गत हमें पूछा हुआ है कि हमें प्राइम कॉस्ट निकालनी है, और प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल हमने जो परचेज किया है इस साल 1 लाख, डायरेक्ट मटेरियल जो कंज्यूम किया है वो 90,000, डायरेक्ट लेबर 60,000 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 20,000, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हमें दिए हुए हैं 30,000। जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स दिए हुए हैं वो हमारे प्राइम कॉस्ट का पर्सन नहीं है, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे। प्राइम कॉस्ट के अंदर केवल होकर हम जो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको हम इंक्लूड करते हैं। तो पहले हमारा डायरेक्ट मटेरियल जो कंज्यूम किया वो आएगा 90,000, डायरेक्ट लेबर 60,000 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 20,000। जैसे ही इनको हम टोटल करते हैं 1,70,000 इसका आंसर आता है। जो हमारा ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट होगा। ध्यान रखना है, जो डायरेक्ट मटेरियल हमने परचेज़ किया वो नहीं लेना, क्योंकि ये मटेरियल हमने टोटल परचेज़ किया है जो हमारे वेयर हाउस या स्टोर के अंदर स्टोर है। एक्चुअल में हमें वो मटेरियल लेना है जो हमने कंज्यूम किया, वही हमारी कॉस्ट का पार्ट रहेगा, ना कि जो मटेरियल हमने परचेज़ किया पूरे साल भर वो नहीं आएगा। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि जो एक प्रोडक्ट है उसकी टोटल जो कॉस्ट है वो 10,000 है, और हमें 25% जो है प्रॉफिट निकालना है सेलिंग प्राइस पर। हमें सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ, तो सेलिंग प्राइस निकालने का हमें पता है कि हम सेलिंग प्राइस को अज्यूम कर लेंगे। तो जो जैसे ही सेलिंग प्राइस को हम अज्यूम करेंगे, जैसे मान लेते हैं इसमें हमने एस मान के अज्यूम किया हुआ, तो उसका 25% कितना हो जाएगा, 0.25 आ जाएगा। तो जैसे ही हम इसको इक्वेशन को सोल्व करेंगे, सेलिंग प्राइस क्या होगा हमारा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट हमें दिया हुआ है 10,000, सेलिंग प्राइस हमने एस माना हुआ है, प्रॉफिट हमने माना हुआ है कितना 0.25 हमने निकाला है। तो जैसे ही इसको हम सोल्व करेंगे हमारा आंसर निकल के आता है सेल्स 13,333.33, और जिसका 25% निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसी वीडियो बनाऊं तो कृपया मुझे कमेंट करें। आने वाले टाइम में आपको बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियो विद एक्सप्लेनेशन सभी सब्जेक्ट की, सभी टॉपिक की मिलेगी। अगर आपको कोई डाउट है तो सभी क्वेश्चन के नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, तो आप वीडियो पॉज करके उसे आसानी से समझ सकते हैं और उसको नोट कर सकते हैं। धन्यवाद।